नमस्कार। मैं एसएन सिंह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी अपना डेट घोषित कर चुका है 17वीं बीपीएससी पीटी और मेंस के लिए और टीचर के लिए भी। टीचर का बीपीएससी टीचर अगस्त में और 17वीं बीपीएससी पीटी और मेंस क्रमशः सितंबर और जनवरी में लिए जाएंगे। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि आप लोग को पढ़ना कैसे है, क्योंकि बीपीएससी का जो ट्रेंड बनता जा रहा है, बदल रहा है और उसके लिए डिटेल और गहन अध्ययन की मांग करता है। तो पीटी और मेंस की तैयारी एक साथ करनी पड़ेगी और ऐसा नहीं है कि बीपीएससी गजेटेड पोस्ट वाले ही क्वेश्चन बहुत टफ रहा है, बल्कि टीचर का भी क्वेश्चन कोई ऐसा आसान नहीं रहा है। तो आखिर इतना लंबा समय है तो हम लोग को पढ़ने की एक रणनीति के तहत काम करना होगा और पीटी और मेंस की दृष्टि दोनों बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले कहाँ से कहाँ क्या पढ़ना है और करंट अफेयर्स की क्या भूमिका है, क्योंकि अखबार की अहमियत बढ़ गई है, पेपर की अहमियत बढ़ गई है। मैं पहले से ही कहता रहा हूँ कि कोई भी चीज़ जानिए, बहुत डिटेल जानिए और हर चीज़ अप्लाइड ही रहेगा। और जैसा कि जनवरी 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है 69वीं बीपीएससी का, वो अपने आप को पता चल जाएगा कि कैसे मेंस में क्वेश्चन पूछा गया। तो सितंबर 2023 से लेकर के अगले अगस्त सितंबर 2024 तक की हर पहलू को बारीकी से जानना पड़ेगा। और पेपर इसलिए महत्वपूर्ण है कि निबंध भी लिखना है आपको। तो सितंबर 2023 से लेकर के 24 सितंबर 2024 तक, और इसके बाद मेंस के लिए भी सितंबर अक्टूबर नवंबर तक की बातें 24 की, क्योंकि जनवरी 2025 में होगी। तो आज हम एक रणनीति के तहत बताएंगे कि कैसे आपको पढ़ना है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिस्ट्री जीएस में क्या क्या पढ़ना रहता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और अभी एग्ज़ाम हुआ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही ज़्यादा क्वेश्चन थे। नेशनल, इंटरनेशनल, मिसलेनियस, जिसमें दिवस, पुस्तक, पुरस्कार, खेल कूद भी आते हैं। यानी जीएस का 8 पार्ट होता है और करंट से रिलेटेड कैसे करेंगे। तो जैसा कि मेरे पढ़ाने का जो ट्रेंड है कि सबसे पहले हिस्टोरिकल की चर्चा करेंगे, तो आप कहिएगा करंट हिस्टोरिकल कैसे होगा। तो मैं कुछ उदाहरण दे देता हूं कि मान लीजिए कि सितंबर से लेकर के अगर अगले सितंबर तक की जो भी बात होगी, तो उसमें हिस्टोरिकल क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हिस्टोरिकल में जैसे G20 सम्मेलन हुआ था 9-10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में, 18वां G20 शिखर सम्मेलन। उसमें देखे होंगे कुछ हिस्टोरिकल चीज चर्चा में थे। भारत मंडपम जो बना था उसमें सबसे पहले नटराज शिव की मूर्ति थी, जो चोल साम्राज्य के समय बना था। उसी के साथ साथ नालंदा विश्वविद्यालय खंडहर का भी जिक्र था। रात्रि भोज के समय जब सभी मेहमान जा रहे थे तो बैकग्राउंड में पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पीछे नालंदा का खंडहर दिखाई दे रहा था। और एक सुबह जब सम्मेलन की शुरुआत हो रही थी तो सूर्य, कोणार्क सूर्य मंदिर की भी स्मारक था, पृष्ठभूमि में था। और उसके बारे में बताते हुए, आगंतुकों को बताते हुए मोदी जी उत्सुक भी रहे। इसके साथ साथ रियाद में जो एक सम्मेलन हुआ है, विश्व धरोहर सम्मेलन में यूनेस्को का, उसमें उस सम्मेलन में भारत के 2 महत्वपूर्ण पश्चिम बंगाल कलकत्ता के पास स्थित शांति निकेतन और कर्नाटक के एक मंदिर समूह होयसला मंदिर को, जो बेलूर और हेलीवेड और सोमनाथपुरा में है, उसको विश्व धरोहर घोषित किया गया
शांति निकेतन। अब इस प्रकार भारत में 42 विश्व धरोहर हो गए भारत के। और बिहार का पूछेगा तो बिहार का 2 है, महाबोधि मंदिर और नालंदा के खंडहर। तो शांति निकेतन और होयसला मंदिर, इसकी भी चर्चा। तो ये सब हिस्टोरिकल चीज़ है, हिस्ट्री से रिलेटेड। अगर आप और जाइएगा हिस्ट्री से रिलेटेड पढ़ने, तो 11 सितंबर एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है डेट के रूप में। 11 सितंबर 1906 को महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 1906 में 11 सितंबर 1906 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत की थी, अहिंसात्मक आंदोलन की शुरुआत की थी, विश्व को एक नया दिशा दिया। और 11 सितंबर, ध्यान दीजिएगा बात, 11 सितंबर 2001 हिंसा की बड़ी घटना हुई। 9/11 कांड हुआ था अमेरिका पर, जब अमेरिका पर आतंकी हमला हुआ था न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में, पेंटागन और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क पर, तो हजारों लोग मारे गए थे। उसकी भी वर्षगांठ मनाई गई थी सितंबर में। तो सत्याग्रह भी है विश्व में। और भारत के सत्याग्रह की शुरुआत 18 अप्रैल 1917 बिहार के चंपारण में। तो जहाँ तक इंडिया, और एक शब्द आया G20 सम्मेलन के द्वारा है कि इंडिया, भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, उसको लेकर भी निमंत्रण कार्ड में जो छपा था उसको लेकर भी विवाद था। तो हम उतना विवाद में नहीं जाएंगे। हमको इतिहास से मतलब है कि इंडिया शब्द किसने दिया, भारत शब्द कैसे आया, इंडिया शब्द कैसे आया। तो याद रखिएगा कि यूनानियों ने इस देश का नाम इंडस नदी के नाम पर इंडिया रखा। और इंडिया शब्द सबसे पहले प्रयोग जो किया वो इतिहास के फादर, जो इसको माना जाता है हिस्ट्री ऑफ फादर ऑफ हिस्ट्री, यूनान का ही थे, हेरोडोटस। हेरोडोटस ने इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। और बाद में संविधान जब बना तो उसमें आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज भारत का जिक्र किया गया। तो संविधान की दृष्टि से भी कि इंडिया शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ। और दूसरा चीज़ कि भारत नाम कैसे पड़ा इस देश का, तो भारत नाम पड़ा इतिहास की दृष्टि से अगर जाना जाएगा तो भारत नाम पड़ा भरत कबीले के नाम पर। वैदिक युग में एक भरत कबीला था जिसके राजा सुदास थे, जो दशराग युद्ध लड़े थे रावी तट पर, पुरुषनी नदी के तट पर, और उसमें विजयी भी हुए थे। तो उसी भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम पड़ा भारत। जबकि पौराणिक अनुसार, पुराणों के अनुसार, शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। लेकिन हमको इतिहास के दृष्टि से भारत कबीले के नाम पर, भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। भारत के अधिकांश अभी जो बहुसंख्यक आबादी है आर्यों के संतान है। और इसीलिए जब भारतवर्ष का प्रयोग होता है वर्ष, तो भारतों का वंशज, भारतवर्ष का अर्थ होता है भारतों का वंशज। तो इस तरीके से भारत और इंडिया का कंसेप्ट ये इस तरीके से चर्चा में रहा। ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। उसी तरह प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर, जहाँ तक आप जानते हैं कि 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य के समय, 425 ईस्वी में कुमारगुप्त प्रथम के समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जो बौद्ध धर्म का प्रमुख शाखा के रूप में था, अध्ययन का केंद्र था। इंडोनेशिया से लेकर के, चीन से लेकर तिब्बत, देश विदेश के बहुत, विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है प्राचीन। लेकिन अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि विश्व में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो 700 BC, और नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी ईस्वी में, इतना बरस, 1000 वर्ष का फासला है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य भी पढ़े थे, चाणक्य वहाँ का आचार्य भी थे। लेकिन यहाँ पर ह्वेनसांग पढ़े और ह्वेनसांग पढ़ाए भी। और यहीं के प्रचार थे नालंदा विश्वविद्यालय के एक शीलभद्र, उन्हीं के नाम पर आज जहाँ रहते थे उस शीलभद्र के नाम पर ही सिलाव का नाम है। यहाँ का सिलाव का खाजा प्रसिद्ध माना जाता है। उन्हीं शीलभद्र के नाम पर सिलाव है जहाँ पर वो रहते थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर के 11वीं शताब्दी तक चलता रहा।
12वीं शताब्दी में जब तुर्क आक्रमणकारी अख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी ने अटैक किया तो नालंदा विश्वविद्यालय को उसने किला समझ करके आग लगा दिया, ध्वस्त कर दिया। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय के अवनति का अनेक कारण है, अंदरूनी भी कारण था, बौद्ध धर्म में बहुत सारी विकृतियाँ भी आ गई थी, लेकिन रही सही कसर बख्तियार खिलजी ने पूरा कर दिया और इस तरह इतिहास में नालंदा खंडहर रह गया और इसको आगे चल करके विश्व धरोहर के दर्जा भी दिया गया। अब नालंदा विश्वविद्यालय अब जो नया बना है वो राजगीर के पास बना है, नालंदा विश्वविद्यालय, नव नालंदा विश्वविद्यालय, जिसके चांसलर जो हैं अरविंद, पूर्व जो नीति आयोग के अध्यक्ष रहे थे अरविंद पनगढ़िया है। तो नालंदा विश्वविद्यालय इस तरीके से एक विश्व का सबसे चर्चित विश्वविद्यालय के रूप में था जहां देश विदेश के लोग पढ़ने आते थे। उसी प्रकार कोणार्क सूर्य मंदिर, ये कोणार्क सूर्य मंदिर और उससे सूर्य के 7 घोड़े और 24 पहिए का जिक्र है, रथ जो है उसमें से एक भारत मंडप पर लगाया गया था, प्रतीक चिन्ह है, और इसके बारे में बहुत मेहमान उत्सुक भी रहे थे, तो सारा चीज़ उन्होंने जिक्र किया था। और इसके जो 13वीं शताब्दी में बना था, उड़ीसा के शासक थे नरसिंह देव प्रथम, और इसके जो वास्तुकार थे विष्णु मोहरा इसके वास्तुकार थे। और कोणार्क सूर्य मंदिर भी 1984 में विश्व धरोहर घोषित किया गया था। उसी प्रकार 9वीं शताब्दी में नटराज की मूर्ति, शिव नटराज की मूर्ति का निर्माण 9वीं शताब्दी में चोल शासकों ने कराया था और उसका भी भारत मंडप में प्रतीक रूप में बनाया गया था। तो इस तरीके से भारत के सांस्कृतिक धरोहर की चर्चा G20 में हुआ, जिसे क्या होगा, भारत का ब्रांडिंग होगा, भारत के पर्यटन का विकास होगा, बिहार के पर्यटन का विकास होगा। उसके बाद शांति निकेतन की जहाँ तक जिक्र करेंगे, बहुत लोग कन्फ्यूज करेंगे कि शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की, लेकिन गलत है, पूरी तरह गलत है। शांति निकेतन, कलकत्ता स्थित शांति निकेतन की स्थापना 1863 में रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था, और 1901 में शांति निकेतन में ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती की स्थापना की और 1921 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और 1951 में 1951 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया संसद से कानून पारित करके। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो कुलाधिपति होता है आमतौर पर वे राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन यहाँ अपवाद है कि शांति निकेतन का जो विश्वविद्यालय है केंद्रीय, इसके कुलाधिपति चांसलर जो होते हैं वे पदेना अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो इसका प्रधानमंत्री है। तो इस तरीके से शांति निकेतन भी विश्व धरोहर याद के बैठक में हुआ। उसी प्रकार होयसला मंदिर जो बेलूर और कर्नाटक के बेलूर और हेलीवीड और सोमनाथपुरा में स्थित है, मंदिरों का समूह अलग अलग समय में बना, तो उसका 12वीं सदी में बना विष्णुवर्धन के समय में। और इस तरीके से ये विष्णु के और विभिन्न अवतारों का इसमें चित्र उकेरा गया है और ये बहुत भव्य मंदिर है। तो इस तरीके से होयसला मंदिर को भी विश्व धरोहर घोषित किया गया। तो इतिहास से ही रिलेटेड इस सब चीज़ का जिक्र होगा तो करंट से ही रिलेटेड है। और आपको सत्याग्रह का मैंने जिक्र किया, तो उसी प्रकार आप अगर सितंबर का हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ चीज़ मैंने बताया, उसी तरह पॉलिटी का भी हो सकता है। आप जानते हैं कि पुरानी संसद का जिक्र हुआ, नई संसद का जिक्र हुआ। पहली संसद जो बनी, पुरानी संसद का जो निर्माण हुआ वह 18 उसका जो प्रथम सत्र जो शुरू हुआ 18 जनवरी 1927 उद्घाटन हुआ था और इरविन द्वारा, और अंत कब हुआ, 18 सितंबर 2023। अब पुरानी संसद का नाम क्या रखा गया, संविधान सदन। तो पुरानी संसद की जो कहानी है वे बहुत सारा इतिहास देखा है, इतिहास का गौरव देखा, आज़ादी का हस्तांतरण देखा है। प्रधानमंत्री ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का शपथ होते देखा है, हैं? उसी सत्ता का हस्तांतरण का प्रतीक सेंगोल भी उस समय
सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक के रूप में भेंट किया गया था। तो उस तरीके से जनवरी 1927 से लेकर के 18 सितंबर 2023 तक का पुरानी संसद का एक धरोहर रहा। तो अब पुरानी संसद, अब मान लीजिए कि संविधान कहाँ निर्माण हुआ, तो उसी संसद के, पुरानी संसद के केंद्रीय कक्ष में अम्बेडकर ने लिखा। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 से लेकर के अंतिम बैठक 25 जनवरी 1950। उसी प्रकार इसी संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेफ्टी बिल के खिलाफ बम फोड़ा था कि बहरों को सुनाना है, और पकड़े गए थे। और उसी बटुकेश्वर दत्त को और भगत सिंह को जेल की सज़ा हुई थी। तब तक सैंडर सत्या केस का फैसला आया जिसमें भगत सिंह को फांसी हुई, लेकिन बटुकेश्वर दत्त अंतिम समय कहाँ बीता? जेल में। लेकिन आज़ादी के बाद बटुकेश्वर दत्त कहाँ रहे? पटना, और पटना विधान परिषद के भी सदस्य रहे। उसी प्रकार इनका अंतिम हुसैनी वाला में ही, पंजाब में इनका अंतिम संस्कार किया गया। उसी प्रकार नई संसद की भी बात होती है, पुरानी संसद की भी बात। पुरानी संसद के हार्वर्ड बेकर, एडमिन लुटियन इसके वास्तुकार थे। नई संसद का आगाज हुआ 19 सितंबर, और इसके वास्तुकार हैं विमल पटेल, और इसकी शुरुआत 19 सितंबर 2023। और इस पॉलिटी का रिलेटेड हो गया बात, और उसी से रिलेटेड एक हो जाएगा कि पहला विधेयक क्या पारित किया गया, तो महिला सशक्तिकरण से, महिला आरक्षण से रिलेटेड नारी शक्ति बंधन अधिनियम 128वां संविधान संशोधन अधिनियम 20 तारीख को, 20 सितंबर को लोकसभा, 21 सितंबर को राज्यसभा पारित किया। 29 सितंबर को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद एक कानून बन गया। तो इस 106वां संविधान संशोधन कानून, यह भी पॉलिटी का बात हो गया। उसी प्रकार पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव की बात करते हुए एक कमेटी उच्च स्तरीय बनाई गई है, वो भी विचार कर रहा है। तो इसमें क्या लॉन्ग क्वेश्चन क्या हुआ मेंस की दृष्टि से? एक साथ चुनाव प्लस नारी सशक्तिकरण अधिनियम, जिससे महिलाओं को कितना सशक्तिकरण होगा। तो परिसीमन और जनगणना के बाद इसको 2029 तक लागू करने का बात है। तो क्या हुआ? इस सब पॉलिटी से रिलेटेड, संसद से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है, बन सकता है। उसी तरह इकोनॉमी से भी रिलेटेड सितंबर का हो सकता है। ज्योग्राफी से रिलेटेड भूकंप आया मोरक्को में, हैं। इकोनॉमी में भी विश्वकर्मा योजना की बात हुई 17 सितंबर को, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। उसी प्रकार 18 प्रकार के शिल्पकारों के लिए किया गया। तो कहने का मतलब है कि उसी में आपका सब आ जाएगा। इंटरनेशनल में भी G20, साइंस टेक में भी आदित्य L1 की बात, और मिसलेनियस में भी बहुत सारा बात है। तो संक्षिप्त बातें कहते हुए मैं इस विराम देता हूँ कि आप लोग इसी क्रम में अगर रहने का है तो मैं इसको यूट्यूब पर थोड़ा थोड़ा डालूँगा। लेकिन अगर जो लोग चाहेंगे कि ऑनलाइन क्लास जूम ऐप पर करें, तो मैं इसकी भी काम करने जा रहा हूँ कि जो भी अगर दूरस्थ व्यक्ति हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो चाहेंगे तो हम जूम ऐप पर भी क्लास शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना पड़ेगा, और इस कैसा लगा इस सब के बारे में जिक्र कीजिएगा। इसी के साथ एसएन सिंह का क्लास समाप्त होता है। नमस्कार।